नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद जो तमाम बातें उठ रही थी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद को लेकर, वहां फैली व्यवस्थाओं को लेकर, वाईफाई तक के कनेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब पूरा ध्यान कांग्रेस के प्रदर्शन पर आ गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पर तो उसको आशुतोष जी से बात करते हैं इसी मुद्दे पर। सर, सबसे पहले तो कल ये जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि बहुत लोग ये विवाद उठा रहे हैं कि देश का अपमान हो गया एआई समिट की जगह पर ये प्रदर्शन करके। देखिए विक्रांत, मेरी राय जो है बहुत सारे लोगों की राय से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है। और इसमें हमारे बहुत सारे साथी भी हैं जो मेरी राय से सहमति। मेरा मानना है कि किसी भी हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन वो शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसक तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था उस वो कोई हिंसक प्रदर्शन था या शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं था। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था जितना मैंने देखा है, और अहिंसक था जितना मैंने देखा है। तो उनको अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। अब ये पुलिस का अपना अपना काम है। पुलिस अपने तरीके से काम करती, पुलिस को अपना काम करना चाहिए और प्रदर्शनकारियों को अपना काम करना चाहिए। लेकिन जो लोग इसको भारत के अपमान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ना तो भारत की समझ है, ना ही भारत के संविधान की समझ है, ना ही भारत के लोकतंत्र की समझ है। भारत के लोकतंत्र की अगर समझ होती तो अहिंसक तरीके से हुए किसी भी प्रदर्शन को, जो दरअसल सरकार की नीतियों के खिलाफ है, सरकार की जो जो यूएस डील है उसके खिलाफ है, उसको भारत के से कैसे जोड़ सकते हैं? अगर वो भारत से उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब वो भी एक तरीके के उस प्रोपेगेंडा में शामिल हैं जो सरकार के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग उस तरीके का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। और वो ये नहीं चाहते कि उनकी उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन कहीं भी हो। और आप देख रहे हैं पिछले 10 11 12 सालों के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन की संख्या बहुत कम हो गई है। जो लोग भी विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़े नियम लागू किए जाते हैं, कड़े से कड़े कानून के लिए आते हैं, उनको जेल में भर दिया जाता है और उनको बेल भी आसानी से नहीं मिलती है। तो ये एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि भारत का अपमान तो उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से वो एक चीन का जो रोबोडॉग था उसको भारत का रोबोडॉग बना के अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को पेश करने की जो कोशिश की, उससे तो पूरी दुनिया में थूथू हुई है। उस सवाल पे क्या केंद्र की सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? भाई, जो मंत्री महोदय इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे, जो सरकार इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रही थी, जिसको डेंटिंग पेंटिंग करके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सम्मेलन करने बताने की कोशिश कर रहे थे, क्या उन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया था? कि क्या कोई भी आदमी ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय समिट में जाएगा और कुछ भी वो प्रदर्शित कर देगा? क्या कोई 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 प्रोसेस उनके पास है या नहीं प्रोसेस है? भाई, कोई कोई तो ऑथेंटिकेट करना चाहिए कि आप जो चीज प्रदर्शित करना चाहते हैं वो वाकई में एक बिरली चीज है। दुनिया के तमाम देशों के लोग आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, सीईओज आएंगे, हेड ऑफ द स्टेट्स आएंगे। वो अगर वहां जाके ऐसी चीजों को देखें जिससे जो जो जिससे भारत की जग हसाई हो, मुझे लगता है वो बहुत ही गंभीर सवाल था। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उस गंभीर सवाल को अब कारपेट के नीचे डाल दिया गया है। खबर तो ये भी मिली है कि जो हिंदुस्तान के 4 बड़े आईआईटी हम्म। इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उतनी जमीन जमीन नहीं मिली जितनी जमीन गलगोटिया यूनिवर्सिटी को मिली। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर इतनी मेहरबानी की जरूरत क्या है? और ये वही अपने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जिन्होंने गलगोटिया के उस प्रॉप को या जो भी उन्होंने करने की कोशिश की थी उसको उन्होंने ट्वीट किया था। बाद में उस ट्वीट को उनको डिलीट करना पड़ा था। आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप इतनी सस्ती और इतनी आसानी से कैसे किसी चीज को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं? आप 100 बार सोचना चाहिए था। तो जब एक मिनिस्टर ने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया तो उसके बाद क्या रह गया? बाद में आपको शर्मिंदगी हुई। आप ये बताइए, आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई क्या की है? अगर यही काम आज किसी दूसरे संस्थान ने किया होता या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किया होता, आप सोचिए कितना हंगामा मच गया होता इस बारे में लेके। और उसको लेफ्ट लिबरल और तमाम चीजों से जोड़ दिया गया। मुझे लगता है कि प्रदर्शन से, शांतिपूर्ण प्रदर्शन से कभी भी किसी भी देश की जो छवि खराब नहीं होती है, बल्कि ये दुनिया को एक संदेश देती है कि भारत के अंदर लोकतंत्र जीवित है, वाइब्रेंट है। और भारत के ऊपर जो ये आरोप लगता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उसके खिलाफ जाता है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर कड़ी धाराओं में उनको जेल में डालने का प्रयास करते हैं, तो उससे फिर वही संदेश जाता है। क्या भारत के अंदर लोकतंत्र अभी भी उतना ही वाइब्रेंट है जितना जवाहरलाल नेहरू के जमाने में था, या जितना मनमोहन सिंह के जमाने में था, या जितना अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में था?
तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और आपने तो बिल्कुल सही कहा कि आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे थे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, वहां वाईफाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां मिसमैनेजमेंट है, वहां सिक्योरिटी के नाम पे लोगों को अपने अपने स्टॉल हटाने पड़ रहे थे और अफरा तफरी मची हुई थी। तो जो विदेश से लोग आए वो क्या समझेंगे? क्या उससे भारत की छवि नहीं नहीं खराब हुई है? तो मुझे लगता है कि ये जो एक टेंडेंसी इस देश के अंदर हो गई है, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस अपराध बोध से ग्रसित रहते, अरे आपने वहां जाके प्रदर्शन कर दिया, इससे तो भारत का अपमान हो गया। भारत का अपमान इस प्रदर्शन से अपमानित होता है भारत? या गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो रोबोट आग दिखाया उससे भारत का अपमानित होता है? या जिस मंत्री महोदय ने इतनी लापरवाही से उसको ट्वीट किया था उससे भारत का अपमान होता है? तो मुझे लगता है कि इस पूरे मसले पर जो पूरी कोशिश ये कि गलगोटिया से लोगों का ध्यान हटा के इसकी तरफ ले आया जाए और उसको भारत से जोड़ दिया जाए। किसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना भारत के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। और जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल उसी तरीके का नैरेटिव है जब इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तब तो केवल एकमात्र देवकांत बरुआ थे। आज तो पता नहीं हर जगह हर समय पे एक ही लोग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सर, गलगोटिया वाले विवाद में तो केवल उनकी दुकान वहां से हटवाई गई थी एआई समिट से। उसके अलावा कोई कार्रवाई, कोई जांच नहीं हुई। इन लड़कों को जो प्रदर्शन कर रहे थे, इनको आज कोर्ट में पेश किया गया है। 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है पुलिस ने। 5 दिन का। यानी कोई बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश टाइप हुई है, जिसके तहत जिसकी जांच दिल्ली पुलिस करना चाहती है। वो तो घोषित तौर पर देखिए, राजनीतिक अगर कार्यकर्ता है। अब एक चीज देखिए विक्रांत, आप तो बड़े अच्छे बड़े समझदार पत्रकार रहे हैं। एक चीज समझ लीजिए, अब पिछले 10-12 सालों में एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, जब सरकार ये कहती कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, उसका मतलब मजाक हो रहा हम्म। है, एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहा है संसदीय कार्य मंत्री ने? हम्म। कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक व्यक्ति हैं। आप सोचिए, इस देश के अंदर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक व्यक्ति लगातार घूम रहा, संसद के अंदर भी जाता है, संसद के बाहर भी जाता है, देश के बाहर जाता है, देश के अंदर जाता है, तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मिलता है, प्रधानमंत्री से मिलता है, कैबिनेट मिनिस्टर से मिलता है। क्या किसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक व्यक्ति को इतनी आजादी होनी चाहिए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि संसदीय कार्य मंत्री को कहा गया होगा कि आप इस तरीके की बातें कहिए। नहीं तो मैं किरण रिजिजू साहब को जितना जानता हूं, वो बड़े सभ्य बड़े शालीन व्यक्ति हैं, मृदुभाषी हैं, वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के मंत्रियों की आप स्थिति जानते ही हैं, उनकी अपनी कोई हैसियत तो है नहीं, वो एक तरीके के रोबोट्स हैं। उनमें जो सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है तो हार्डवेयर वही प्रोड्यूस करता है, सीधी सी बात है। तो ये सवाल इतना मजाक है, इतना मजाक बना दिया इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, कि एक आदमी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है वो खुलेआम घूम रहा। अरे भाई, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, उसको उसको चार्जशीट करो, उसको कस्टडी में लेके आओ, उससे पूछताछ करो, उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक से मुकदमा करो और उसको इतनी कड़ी सजा दो कि वो जेल से कभी बाहर निकल ही ना पाए। अब इसी सरकार के अंदर एक दूसरे सांसद हैं जो पिछले न जाने कितने सालों से केंद्रीय मंत्री बनने के लिए तड़फड़ाए जाने एकदम बुरी तरीके से फड़फड़ा रहे हैं इस वक्त। वो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कह दिया, मतलब अब तो उन्होंने सब्सटेंटिव मोशन लाके खड़ा कर दिया। उसमें क्या कि सोरोस से की बात, मतलब मजाक बना रखा है इन लोगों ने। भाई, जो आदमी सोरोस से जुड़ा हो, मैं तो फिर भी एक बात कहूंगा, चलिए मजाक में एक बात कह देता हूं, भाई एप्स्टीन से जुड़ना ज्यादा खतरनाक है या सोरोस से ज्यादा खतरनाक है? कौन कौन ज्यादा खतरनाक? आपके तो केंद्रीय मंत्री एप्स्टीन से जाके मुलाकात कर रहे थे, जो छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार करता था। इससे ज्यादा घृणित अपराध क्या मानव इतिहास में हो सकता है? और हमारा केंद्रीय मंत्री उनसे जाके मुलाकात कर रहा है, हालांकि तब वो केंद्रीय मंत्री नहीं थे और उनको शर्म भी नहीं आ रही। वो कहते हैं जब मैं गाड़ी में बैठा तो बड़ा अनईजी फील कर रहा था। और फिर कहते हैं हाँ, इस तरीके की बातें तो मैंने सुनी थी, लेकिन हमारे जैसे लोगों को लगता था ये बात सच नहीं है। जो आदमी कन्विक्ट हो गया हो 2008 में, जो आदमी खुद उसने अपना गुनाह कबूल किया हो, उस व्यक्ति के बारे में आपका कहना है कि नहीं नहीं वो तो शायद हो सकता है ये बात सच ना हो। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के एप्स्टीन से संबंध है और जिनको एप्स्टीन एकमात्र रास्ता था अमेरिकी प्रशासन में पैठ बनाने का, आप सोचिए ये सरकार और इस सरकार से जुड़े हुए लोग कितने कमजोर हैं कि एक तरफ विश्वगुरु बनने का दावा करते हैं, दूसरा आपको अमेरिका के अंदर एप्स्टीन के अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं मिलता जिसके माध्यम से आप व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रशासन के अंदर अपनी पैठ बना सके। ये कितनी गंभीर बात है। तो लोग ये तय करें कि भाई, जो सोरोस से आप राहुल गांधी के जोड़ने की बात करते हैं, एक सबूत तो लाके दीजिए।
अगर एक सबूत इनके पास होता तो ये राहुल गांधी का जीना हराम कर देते। बिल्कुल। राहुल गांधी सुरक्षित, और अगर सबूत आता तो भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, सरकार तो छोड़ दीजिए, हम सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। केंद्रीय मंत्री खड़े होकर कुछ भी बोलते हैं, सांसद महोदय खड़े होकर कुछ भी बोलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। मैं फिर कहता हूं, किसी डेमोक्रेटिक प्रदर्शन से किसी भी सरकार की छवि धूमिल नहीं होती है। उससे एक संदेश पूरी दुनिया में जाता है, वो ये कि भारत के अंदर लोकतंत्र जीवित है, वाइब्रेंट है, और वो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा सजग है। सर एक चीज मैं समझना चाहूंगा, कांग्रेस की क्या कुछ राजनीति में बदलाव आ रहा है क्या? पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि कांग्रेस, इस बार हमने इस संसद सत्र में तो देखा कांग्रेस किस तरीके से आक्रामक रही, लगातार राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द पूरा सत्र घूमता रहा। सरकार ने बहुत कोशिश की किसी तरीके से परसेप्शन को बदलने की, लेकिन हो नहीं पाया। कांग्रेस बहुत आक्रामक रही। और कल जब ये घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद भी जिस तरीके का दबाव बन रहा था, पहले देखा जाता था कि कांग्रेस इस तरीके के मामलों में ढुलमुल रवैया अपनाती थी। कांग्रेस के नेताओं ने सामने आके इसे ऑन किया और कहा कि ऐसा हुआ। और राहुल गांधी ने तो आज ट्वीट भी किया है, द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। उनका हिज बिट्रेयल नाउ स्टैंड एक्सपोज, ही विल सरेंडर अगेन। तो राहुल गांधी ने भी अपने रुख से साफ कर दिया कि पूरी तरीके से कांग्रेस इनके साथ है। और जितनी भी सोशल मीडिया या मीडिया पर आलोचना होती रहे, कांग्रेस इसे सही मानती है और इसके साथ खड़ी है। सर आप म्यूट हो देखिए गए। विक्रांत, एक बात, हाँ, एक बात ये समझिए जी। कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम्म। जो 2015 से लेके 2019 तक जो कंफ्यूजन की स्थिति थी, हम्म। और ये कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए थी क्योंकि किसी ने सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब भारतीय जनता पार्टी को और हिंदुत्ववादी ताकतों को पूरा बहुमत मिल जाएगा, और एक जबरदस्त तरीके से प्रोपेगेंडा चलेगा, हम्म। और हर उस व्यक्ति को जो सरकार का विरोध करेगा या भारतीय जनता पार्टी से अलग राय रखेगा, हम्म। उसको मुसलमान परस्त घोषित कर दिया जाएगा। हम्म। तो होता है, जब नई परिस्थितियां पैदा होती है तो कुछ समय के लिए कंफ्यूजन की स्थिति होती है। तो सारी राजनीतिक पार्टियों के दिमाग में कंफ्यूजन था, राहुल गांधी के दिमाग में भी ये कंफ्यूजन था। लेकिन 2019 की हार के बाद राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली और पद छोड़ दिया। हम्म। पद छोड़ने के बाद जब उन्होंने भारत यात्रा की, तो धीरे धीरे कांग्रेस के दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि हमें नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ना है, हमें भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना है, हमें आरएसएस के हिंदुत्व से लड़ना है, हमें एक विचारधारा से लड़ना है। और अगर इस विचारधारा से लड़ने के लिए हमें कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी तो देना पड़ेगा। इसके लिए आपको जेल जाना पड़े तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये जो सोच राहुल गांधी के मन में आई है, उसके बाद से आप लगातार देखिए राहुल गांधी लगातार सरकार को डेयर कर रहे हैं, हम्म। हर मसले पर डेयर कर रहे हैं। शब्दों को वो बहुत आक्रामकता के साथ कह रहे हैं। और उनके जो प्रवक्ता भी हैं, अगर आप देखें, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे वो पवन खेड़ा हो, और या सुप्रिया श्रीनेत हो, और भी बहुत सारे उनके जो प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत हैं, जो भी टीवी चैनल्स पे लोग आते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता का उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। अगर वहां से गाली गलौज हो रही तो इधर से भी तुर्की बतुर्की जवाब हो रहा। हम्म। तो ये इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भी तय कर लिया है कि चुपचाप इनका जो प्रोपेगेंडा है हम्म। उससे बचने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी को इस देश के अंदर अगर खड़े होना है तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ लड़ते हुए दिखना पड़ेगा, और सिर्फ वो संसद के अंदर नहीं बल्कि संसद के बाहर भी लड़ते हुए दिखना पड़ेगा। आप देखिए एप्स्टीन फाइल पे हमारा जो रोजमर्रा का टीवी चैनल है और हाँ। अखबार उस तरीके से कवरेज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम्म। आप सोचिए, अगर ये मनमोहन सिंह के जमाने की बात होती है, राहुल गांधी का नाम कहीं अगर आ गया होता तो कितने, तो इस देश के अंदर तो तूफान खड़ा कर दिया होता अब तक भारतीय जनता पार्टी ने। मीडिया ने अब तक मतलब कपड़े फाड़ दिए होते इन लोगों के। लेकिन एक मंत्री जो खुलेआम झूठ बोल रहा है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है, मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं, कब तक 3 से 4 बार मिले हैं, हाँ। जबकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो कागजात है वो कहते हैं 14 बार आप मिले कम से कम, और 62 ईमेल आपने एक्सचेंज की है। तब तो आप मंत्री भी नहीं थे। और जब डिजिटल इंडिया हमारी पॉलिसी भी नहीं बनी थी, उसके पहले आपने डिजिटल इंडिया के बारे में आपने एप्स्टीन को बता दिया था, और आप कह रहे हैं आप तो प्रमोशन करने के लिए गए थे। क्या सरकार की पॉलिसी 6 महीने पहले आप एक विदेशी को बता देंगे? क्या आप ऐसे अपराधी से लगातार मिलते रहेंगे जो पेडोफाइल हो, जो रेपिस्ट हो?
लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया पे लगातार आक्रामकता से रखने की कोशिश कर रही है, और मंत्री महोदय का, हरदीप पुरी का लगातार इस्तीफा मांग रही है। यह बात अलग है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया की साथ साथ अगर टेलीविजन चैनल्स पर भी उतनी मजबूती के साथ अगर उठाया गया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा रही। कांग्रेस ने देखिए, जब यूएस डील हुई थी तब भी उसने मजबूती के साथ उसका विरोध किया। जब आपने सीज फायर किया तब भी राहुल गांधी ने मजबूती के साथ विरोध किया। तो ये कांग्रेस की रणनीति में बदलाव है कि आपको लल्लो चप्पो करने से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आपको बीजेपी के खिलाफ एक पैरेलल ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वो लोग जो एक जमाने में राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर काफी कन्विंस नहीं थे, अब वो राहुल गांधी की तरफ ग्रेविटेट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। विपक्षी जो दूसरे रीजनल पार्टीज हैं, मेरा हमेशा से उनके बारे में मानना रहा है कि इन रीजनल पार्टीज के अंदर राष्ट्रीय सोच और समझ का पूरी तरीके से अभाव है। इसलिए वो अपनी कुर्सी और अपने प्रदेश तक ही अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और उसी के संदर्भ में बयानबाजी करते हैं, जिससे उनको एक बात समझनी चाहिए कि अगर समूचा विपक्ष एकजुट रहेगा तब तो आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएंगे। अगर आप अलग अलग आवाजों में बात करते रहेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ पाएंगे। और एक एक करके सबसे पहले जो हमला होगा वो तमाम क्षेत्रीय पार्टियों पर ही होगा, उनको खत्म किया जाएगा। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए शिवसेना का उदाहरण, एनसीपी का उदाहरण, पंजाब के अंदर अकाली दल का उदाहरण आप देख लीजिए, ये वो। और कर्नाटक के अंदर आप जनता दल सेकुलर का उदाहरण देख लीजिए। थोड़ी बहुत लड़ाई जनता दल यूनाइटेड करने की स्थिति में, लेकिन वहां भी पिछली बार उनको पूरी तरीके से निपटाने की योजना बना ली गई थी। उड़ीसा के अंदर आप देख लीजिए बीजू पटनायक की जनता दल का क्या हुआ। तो सब लोग ये समझना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अगर उनको जिंदा रहना है तो फिर उन्हें एक विपक्ष के साथ एकजुट होकर एक आवाज में बात करनी पड़ेगी। अन्यथा आप 4 साल 5 साल तक बचे रह जाएंगे, लेकिन कब तक? आप देखिए नवीन पटनायक की पॉलिटिक्स लगभग खत्म कर दी उन्होंने उड़ीसा के अंदर। एक समय में गठबंधन था। और देवेगौड़ा की पॉलिटिक्स आप देख लीजिए पूरी तरीके से खत्म होती दिखाई पड़ रही है। अकाली दल की पॉलिटिक्स खत्म होती दिखाई पड़ रही है। शिवसेना का हाल आप देख रहे हैं, शरद पवार की पार्टी का हाल देख रहे हैं। मतलब जो शिवसेना शरद पवार के रहते एनसीपी 2 भागों में बट गई, उद्धव ठाकरे के रहते 2 भागों में बट गई। तो ये सब तो सहयोगी दल है ना। तो सर, लेकिन जो एप्सिन वाली बात की आपने, एप्सिन वाले मुद्दे पर हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कोई उनका बयान या कुछ नहीं आया। लेकिन कांग्रेस बड़े आक्रामक तरीके से, और खासतौर से पवन खेड़ा, तो लगातार ऐसा लग रहा है कि लगातार वहां से जो फाइलें आ रही हैं उनको एक एक का अध्ययन चल रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तेजी से सर उन्होंने कल वाले मुद्दे को उठाया और पूरा उसे राष्ट्र के साथ जोड़ दिया गया, क्या सिंपल ये बात हमें समझ में नहीं आती कि एप्सिन से ज्यादा राष्ट्र विरोधी या देश विरोधी या जिस भारत सोचता है उस सोच विरोधी क्या ये प्रदर्शन हो सकता है? देखिए विक्रांत, एक जमाने में आपके संपादक आपके साथ बैठते थे। बिल्कुल। अब इनके संपादक कहाँ बैठते किसी को मालूम नहीं। तो जो वहां से तय होगा वही वही करेंगे ना। मैं तो कहता हूं कि पिछले कई सालों में एप्स्टीन से बड़ी खबर नहीं आई, इतनी बड़ी खबर वो है। और ये जो हमारे सरकार की इतनी बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा करता है। आप अनिल अंबानी देखिए, अनिल अंबानी के बारे में जो जो जानकारियां मिल रही हैं वो तो अपने आप को भारत सरकार के एक नुमाइंदे के तौर पर पेश कर रहे थे। तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आखिर ऐसी कौन सी चीज। और फिर उसको अगर आप यूएस डील के साथ अगर आप जोड़ के देखें तो मन में एक संदेह पैदा होता है कि क्या हम किसी दबाव में थे। और ये बात मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, मैं फिर इस बात को स्पष्ट कर दूं, और मैं कई बार इसको स्पष्ट कर चुका हूं जी। एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आने का मतलब, या प्रधानमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी एप्स्टीन ने की थी, उसका एक कतई मतलब नहीं है कि उनका किसी यौन शोषण से कोई लेना देना है। बिल्कुल, ये अगर कोई इस बारे में सोच रहा है तो गलत सोच। अभी तक कम से कम ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, नहीं आई। सवाल नैतिक है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि भारत सरकार को या हरदीप पुरी को आखिर ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसकी वजह से उनको एप्स्टीन का सहारा लेना पड़ रहा था। अमेरिका में लॉबिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है। आप रजिस्टर्ड होकर आप लॉबिंग कर सकते हैं, वहां आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको एप्स्टीन की जरूरत पड़ रही थी।
और अगर एप्स्टीन के साथ अगर आप, और एप्स्टीन का जो पूरा सिस्टम है जिसके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं, दरअसल वो मोसाद का एक तंत्र था, जिसमें वो दुनिया के बड़े बड़े हेड ऑफ द स्टेट, बड़े बड़े लोगों को वो ट्रैप करते थे, हनी ट्रैपिंग करते थे और फिर उनको ब्लैकमेल करते थे। प्रिंस एंड्रूज का उदाहरण हमारे सामने है। हम्म। प्रिंस एंड्रूज को क्यों गिरफ्तार किया गया? उनको कोई किसी महिला के साथ उस यौन शोषण के आरोप में नहीं सरकारी। गिरफ्तार किया गया। हम्म। उनके ऊपर आरोप यह लगा कि आप पद पर रहते हुए आपने कुछ सूचनाएं पास ऑन की। हम्म। तो क्या इस देश को यह जानने का अधिकार है या नहीं है कि हरदीप पुरी ने कुछ इंफॉर्मेशन क्या पास ऑन की या नहीं पास ऑन की? सिर्फ इतनी सी बात है। ये और क्यों आपको उसके पास जा रहे थे, बार बार क्यों जा रहे थे, जबकि आपको मालूम हो गया था, दुनिया को मालूम हो गया था कि वो ऐसी ऐसी स्थिति है। मैं अभी भी हरदीप पुरी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, हम्म। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना। नहीं तो सरकारें तो अपने आप बेलगाम हो जाएंगी, फिर उनके उनके ऊपर वो कुछ भी करेंगे। लेकिन ये सवाल आज का आपका मेन लाइन मीडिया नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि उनके ऊपर सीधी तौर पर सरकार का कंट्रोल है। वो ऐसे कोई सवाल खड़े ही नहीं कर सकता। आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब राहुल गांधी ने बिहार के अंदर वो वोट चोरी के खिलाफ कम से कम हम्म। 16 दिन का जब मार्च किया था, वो खबर टीवी चैनल में नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन क्या दिखाई पड़ी? उनके मंच पे न जाने किस आदमी ने, जिसको कोई जानता भी नहीं था, जिसको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, हम्म। कि नरेंद्र मोदी जी को गाली दी थी, प्रधानमंत्री जी को गाली दी, वो खबर चली। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो ये खबर नहीं चली थी कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। खबर ये चली थी राहुल गांधी किससे मिले। वो हिंदू विरोधी से मिले, वो सनातन विरोधी से मिले, वो किसी महिला के साथ उन्होंने हाथ पकड़ लिया, ये सारी खबरें चल रही थी। हम्म। तो ये तो हमारे मेन लाइन टीवी चैनल्स का जो दिवालियापन है वो तो खुल के सामने है। उस पर ज्यादा टिप्पणी करने की कोई जरूरत भी नहीं, लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। आपने एप्सिन की बात तो की सर, तो एप्सिन से क्यों मिल रहे थे, ये जवाब भी हमें मेन स्ट्रीम मीडिया से मिला था। हालांकि बीजेपी भी वो लाइन टो नहीं कर पाई थी कि एप्सिन हम्म। के दो रुख थे, एक उसका जो पर्सनल जिंदगी थी और एक उसकी प्रोफेशनल जिंदगी जिसमें वो लॉबिंग का काम करता था। ये जवाब देने की कोशिश की गई थी मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए। तो इसको हालांकि बीजेपी भी इस लाइन को नहीं उठा पाई, लेकिन मीडिया की तरफ से तो आई थी। देखिए, मैं तो जिस आप वीडियो उसमें थे क्लिप का आप जिक्र कर सर। रहे हैं, मैं उसमें हाँ। था, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक तरीके से उसमें इन्वॉल्व था। हाँ। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता के तौर पर वहां थी, हाँ। वो भी यही लाइन ले रही थी। हाँ। तो अब उस पर क्या ज्यादा टिप्पणी की जाए, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। सर, बस आखिरी सवाल इसको लेकर ही, राहुल गांधी और उनकी पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि अब राहुल गांधी में एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। पहले ये कहा जाता था वो मुद्दा उठाते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार चाहे वो यूएस डील हो, एप्सिन का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हमने देखे हैं कि भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया उसे नहीं उठा रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार उस पर चर्चा करते जा रहे हैं। तो ये एक बतौर अपोजिशन एक सुखद बदलाव दिखाई देता है। देखिए विक्रांत, मैं कभी भी ये नहीं मानता था कि राहुल गांधी मुद्दों को उठा के छोड़ देते हैं। हम्म। यह भारतीय जनता पार्टी का सुविचारित प्रचार था, हम्म। सोचा समझा प्रचार था। पहले उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की, फिर राहुल गांधी को एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बनाने की कोशिश की, जब, और इसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हुए। हम्म। अब जब राहुल गांधी एक नए लीडर के तौर पर उभर के सामने आ गए हैं और उनकी मौजूदगी अब हिंदुस्तान की राजनीति में अवश्यंभावी हो गई है, तब उनको देश विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताइए, राफेल का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया या नहीं गया? जब वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे तो उस पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया या मजबूर नहीं किया? जो वो राफेल गिरने की बात हो रही थी, उसको तो बाद में सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, खुद आर्मी के लोगों ने एक्सेप्ट किया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, कास्ट सेंसस, हम्म। जिसको मेन लाइन मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं मानता था, छूता ही नहीं सर। आरएसएस को घुटने टेकने पड़े और मोदी सरकार को उस पे एक फैसला करना पड़ा। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें जिस तरीके से वो एप्स्टीन की फाइल का मुद्दा उठा रहे हैं, वो लगातार उस पर बोल रहे हैं, लगातार अमेरिकन डील पे बोल रहे हैं, और लगातार भारत की जो अमेरिकी पॉलिसी है उसके संदर्भ में बार बार कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। ये सारी चीजें वो लगातार उठा रहे हैं। आप बता दिए राहुल गांधी के अलावा कौन सा विपक्ष का नेता है जो इन मुद्दों को उठा रहा और इतनी मजबूती के साथ उठा रहा? एक भी नहीं। एक भी नेता नहीं है विपक्ष के अंदर जो इतनी मजबूती के साथ उठा रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक सुविचारित प्रचार है।
मेरा हमेशा से मानना रहा कि 18 घंटे काम करने से देश नहीं चलता। देश तो एक एक शानदार विचार से चलता है, और जो विचारवान व्यक्ति होता है वो 18 घंटे काम नहीं करता। जो लोग ये कहते हैं 18 घंटे काम कर रहे हैं या सातों दिन काम कर रहे हैं, मैं उस थियरी को मानने वाला नहीं। मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी को देखा छुट्टी पर जाते हुए। वो तो मनाली गए थे छुट्टी बनाने के लिए, वो तो केरला गए थे छुट्टी बनाने के लिए। लेकिन आपको ध्यान होगा, जब राहुल गांधी के पिता जब राहुल गांधी छुट्टी पे गए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसी बीजेपी ने कितना हंगामा काटा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी गए तब हंगामा नहीं काटा इन लोगों ने। तो ये तो इनकी एक सोची समझी रणनीति होती है कि विपक्ष, अगर हम विपक्ष में है तो सरकार को कैसे डिस्क्रेडिट करें, और सरकार में विपक्ष को कैसे डिस्क्रेडिट करें। और ये उनका अधिकार भी है। जो पार्टी है वो अपने 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 प्रतिद्वंदियों को डिस्क्रेडिट करेगी। लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि दरअसल कितना उसमें प्रोपेगेंडा है, कितना उसमें सच्चाई है। मैं राहुल गांधी को एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर देखता हूं। और भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि वो समझ ही नहीं पा रहे राहुल गांधी को हैंडल कैसे करें। और चूंकि हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक व्यक्ति है, बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं, वो दोनों बैठ के सोच लें कि इतना खतरनाक व्यक्ति कैसे घूम रहा है। और अगर घूम रहा है तो साफ तौर पर ये केंद्रीय गृह मंत्री की असफलता है, या आईबी की असफलता है, सीबीआई की असफलता, पुलिस की, सबकी असफलता है कि आप इतने खुलेआम घूम रहा है उसको आप जो है वो। और देखिए महत्वपूर्ण बात क्या हो रही है कि जब एक केंद्रीय राज्य मंत्री राहुल गांधी को खतरनाक व्यक्ति बताता है, तब इस तरीके की आवाजें उठती हैं कि राहुल गांधी को संसद के अंदर घुस के गोली मार देंगे। और वो तो फुट सोल्जर है। और इसी संदर्भ में 11 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने गोलवलकर को चिट्ठी लिखी थी, जो आरएसएस के प्रमुख थे, कि अपनी बातों को कहना अलग, हिंदुओं को एकजुट करना एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन जब आप मुसलमानों के खिलाफ, जब आप नफरत में किसी हद तक चले जाते हैं, कांग्रेस का विरोध करने में आप नफरत की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं, तब एक ऐसा माहौल बनता है जिसमें देश को महात्मा गांधी जैसे कि का बलिदान जो है वो भोगना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो ये जो नफरत जो लोग फैला रहे हैं, ये नफरत शीर्ष से फैलाई जा रही है। उस फुट सोल्जर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, अच्छी बात है, लेकिन उस फुट सोल्जर के दिमाग में ये बात कहां से आई, ये भी सोचने की बात है। जो बात 11 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने गोलवलकर को लिखी थी, अगर आज के संदर्भ में अगर हम देखेंगे, अगर आप नफरत का वातावरण पैदा करेंगे, तो कल आप किसी बड़े हादसे के लिए हमें इस देश को तैयार रहना पड़ेगा। और देश गांधी जी की हत्या को एक बार झेल चुका है, अब वो किसी और हत्या को झेलने के लिए तैयार नहीं होगा। वो हम इंदिरा गांधी को हम गंवा चुके हैं, हम राजीव गांधी को गंवा चुके हैं, हम बेअंत सिंह को गंवा चुके हैं, क्योंकि उसकी बुनियाद नफरत पर थी। तो जो लोग नफरत फैला रहे हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि आज आप नफरत फैला के चले जाएंगे, लेकिन इसकी जो लॉजिकल परिणति होती है, जिसे कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन होता है, जो तार्किक परिणति होती है, वो कहाँ जाके रुकेगी ये मालूम नहीं है। बिल्कुल तो क्या देश एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल सही बात। और सर ये भी विडंबना है कि जिसे केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उन्हीं को बतौर नेता विपक्ष सरकार सुरक्षा भी मुहैया करवाती है। तो राष्ट्र के लिए खतरनाक व्यक्ति को कैसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर, आपने समय निकाला, बातचीत में हिस्सा लिया। थैंक यू सर। थैंक यू।